नमस्कार। वीकेंड लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीकेंड लेक्चर सीरीज में आज जो केस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, लॉ की दुनिया से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनके लिए तो ये केस इंपॉर्टेंट है ही साथ सामान्य मानवीय के लिए भी, सामान्य समाज के लोगों के लिए भी ये केस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस केस का नाम है AR खान वर्सेस DLF सदर्न होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस रहे जस्टिस KM जोसेफ और उनके साथ थे डॉक्टर DY चंद्रचूड़। आखिर ये मुकदमा क्या? इस मुकदमे में काफी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें उठी हैं जो हमारे आपके जीवन में भी लगातार दिखाई दे रही हैं। अगर इंसान की 3 ऐसी जरूरतों की बात की जाए जो कि सबसे बेसिक नीड अगर उनकी कही जाए किसी भी इंसान की, तो वो रोटी, कपड़ा और मकान होता है। इंसान जब अपनी रोटी खुद कमाने लगता है तो इसके बाद वो कोशिश करता है कि अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो कपड़ों की व्यवस्था कर सके। जब उसकी ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हर आदमी एक सपना सजाता है अपना आशियाना बनाने की, अपना एक घर हो। यह सपना हर इंसान का होता है। लेकिन अगर महानगरों के कॉन्सेप्ट जैसे जैसे डेवलप होते गए और जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो इसने हर इंसान की जद में से, हर इंसान की पहुंच से एक स्वतंत्र घर को लगभग असंभव कर दिया है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अब चाह भी जाए तो इतना उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो जमीन को खरीद करके उसके ऊपर मकान बना सके। तो वहां एक नया कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हाइट्स लिविंग, ऊंचाइयों में जीवन। बड़े बड़े जो है RCC स्टैक्स बनाए गए जिसमें फ्लैट्स की बिक्री की जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को 4 चांद लगाया नामी गिरामी बिल्डर्स और डेवलपर्स ने। चाहे आप Tier 1 सिटी को में रहने वाले हो या Tier 2 सिटी में रहने वाले हो या Tier 3 सिटी के निवासी हो, इन सारे ही जगहों पर आपको अखबारों में, होर्डिंग्स में बिल्डर्स और डेवलपर्स के विज्ञापन दिख जाएंगे, जहां वो ऐसी ऐसी सुविधाओं के साथ फ्लैट देने का वादा करते हैं जिसको देख करके आप भी एक बार ये विश्वास कर जाएंगे कि संभव है कि स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें धरती पर ही उपलब्ध हो जाएं। और व्यक्ति जब इन लोक लुभावन विज्ञापनों को देखता है तब उसमें आकर्षित होता है, बैंक से लोन की व्यवस्था करता है और बिल्डर से अपने लिए एक फ्लैट बुक करता है। जब व्यक्ति फ्लैट बुक करने जाता है तब उसका वहां सामना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी आगे डिस्कस करेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे समझिए कि पहले से छपा छपाया एक लिखित जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखा जाता है, जो ये बिल्डर और डेवलपर बड़ी चालाकी से अपने अटॉर्नीज की मदद से उसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेस छोटे छोटे शब्दों में लिख दिए जाते हैं कि अगर बिल्डर और डेवलपर की कोई गलती हो भी, उनके साइड से कोई निग्लिजेंस हो भी जाए, वो अगर फ्लैट देने में चूक भी जाए, या एमिनिटीज जिसका वो वादा कर रहे हैं, स्विमिंग पूल देंगे, जिम्नेजियम देंगे, टेनिस कोर्ट देंगे, स्क्वैश खेलने के लिए कोर्ट देंगे, बच्चों के लिए विद्यालय देंगे, बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब देंगे, ये सिर्फ बातें हैं। जब प्रैक्टिकली लेने जाइए अगर वो ना भी मिले तो वो अपने उस एग्रीमेंट में जो आपके साथ करते हैं उसमें ऐसे क्लॉजेज लिखे होते हैं कि आप एमिनिटीज नहीं मिलने पर किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं डिमांड कर सकेंगे। और इन्हीं क्लॉजेज में वो एक और क्लॉज अपना लिखे रहते हैं कि अगर तय समय के अंदर वो फ्लैट को डिलीवर न कर पाए तो आपको एक नॉमिनल कंपनसेशन 3 रुपए स्क्वायर फीट, 5 रुपए स्क्वायर फीट सुपर एरिया के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जब फाइनल बिल वाउचर तैयार होंगे, फाइनल सारी चीजें फिक्स होंगी, तो उसमें इन चीजों को
₹5, ₹3, ₹2 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपके ओर से डिडक्ट कर दिए जाए। अब व्यक्ति क्या करता है, फ्लैट बुक तो कर लेता है, लोन की व्यवस्था कर लेता है, ईएमआई अपनी भरता रहता है, और बाद में उसे यह महसूस होता है कि जो 30 महीने, 36 महीने, 48 महीने का वादा किया गया, वो 30 महीने, 36 महीने, 48 महीने तो कब के बीत गए, और अभी फ्लैट के नाम पर केवल स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई दे रहा। और फिर वो जब वो बिल्डर से मिलने जाता है, डेवलपर से बात करता है, तो बार बार उसे एक तारीख के बाद दूसरी तारीख एक नए नए बहानों के साथ दे दी जाती है। कुछ दिन तो व्यक्ति इस चीज को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, और न्यायालय के दरवाजे में वो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के यहां पहुंचता है कि ये बिल्डर की ओर से डिफिशियंसी इन सर्विस है। अब यहां पर जो एग्रीमेंट उसने कर रखा है, एक तो पहले कंज्यूमर कोर्ट्स ये मानती नहीं कि ये जो डिले हुआ है फ्लैट्स के डिलीवरी ऑफ पोजीशन देने में, इसको वो डिफिशियंसी इन सर्विस नहीं मानती। और अगर मान भी लें, कुछ न्यायालयों ने, कुछ कोर्ट्स ने ये माना भी कि डिफिशियंसी इन सर्विस है, लेकिन जब कंपनसेशन दिलाने की बात आई तो कंपनसेशन उतना ही दिलाया जितना उस बिल्डर, उस डेवलपर और प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो अमाउंट लिखा था उसी हिसाब से उन्होंने कंपनसेशन अवार्ड किए। इसके बाद अपील का प्रोसेस चलता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और ऐसा ही एक सपना डीएलएफ सदर्न होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलोर में लोगों को दिखाया। टोटल 80 एकड़ में पूरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना था। 2011 में इन्होंने इसके लिए विज्ञापन दिए। पहला जो लॉट इनका डेवलप होना था उसमें 1800 यूनिट बनाने की बात इन्होंने की, और अगर ध्यान दीजिए तो वहां इन्होंने लिखा कि ये नई टाउनशिप बसा रहे हैं जहां प्रीमियर क्वालिटी विथ ऑल फैसिलिटीज लाइक स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, रेस्टोरेंट, बार, बिलियर्ड्स रूम, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बच्चों के लिए स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ उपलब्ध होगा। 1800 यूनिट्स बनाने की बात थी, 36 महीने में पोजीशन डिलीवर करने का वादा किया गया। 339 लोगों ने टोटल फ्लैट्स बुक कराए, और उसके बाद शुरू हुआ 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, केवल नई नई तारीखें मिलती रही। जो वहां रहने वाले लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो कंज्यूमर कोर्ट्स के सामने खड़े हुए। मामला पहुंचता है नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में, जहां पर इस डीले को उन्होंने डिफिशियंसी इन सर्विस के रूप में नहीं माना, और अपील पहुंची माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहां, सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपील पहुंचती। अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस KM जोसेफ की खंडपीठ ने यहां कुछ विषयों को लिया और उन विषयों पर अपनी बात रखी, अपना फैसला दिया। जो पहली बात यहां उठी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। बिल्डर ने यह कहा कि हमारा आपका जो एग्रीमेंट हुआ, जो प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर ने फ्लैट बुक किया, उस समय जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, उस एग्रीमेंट से वो लायबल है, उस एग्रीमेंट में राइट और ड्यूटी उनके ऊपर भी लगेगी। तो जितनी ड्यूटी हमारी बनती है, जहां तक कंपनसेशन देने की हमारी जिम्मेवारी है, हम सिर्फ वहीं तक कंपनसेशन देंगे। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर हमने एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ये लोग कंपनसेशन नहीं बढ़ा के मांग सकेंगे। अब पहले समझिए कि आखिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सामान्यतः दो व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक आदमी प्रपोजल करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, ये प्रॉमिस बनती है। प्रॉमिस के साथ दोनों ओर से कुछ कंसिडरेशन होते हैं, जिसके बाद ये एग्रीमेंट का स्वरूप बनता है, और एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं, दोनों पार्टीज की सिग्नेचर होती है। ये तो सामान्य होने वाले करारों के विषय में बात रही। लेकिन जब आप LIC के साथ चले जाए, LIC के साथ कोई डील करने के लिए जाइए, कोई पॉलिसी लेने के लिए जाइए, तो वहां बड़ा बेहतरीन एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आपके सामने आते हैं और एक प्रोफार्मा आपको दिया जाता है और कहते हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो उसमें इतना छोटा छोटा लिखा होता है जिसको अगर थोड़ा सा पावर अगर आपको है तो आप पढ़ ही नहीं सकते। और सामान्य आदमी अगर सामान्य आंखों से पढ़ने भी जाए तो उसमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो जनरली समझ में नहीं आता। तो एजेंट कहता है इतना क्यों माथा मारते हैं, बस इसमें 3-4 जगह मैं आपको बता देता हूं, टिक कर देता हूं, वहां आप केवल अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, प्रीमियम भर दीजिए, बाकी की जिम्मेवारी मेरी। और इंसान जो है वो भरोसा कर लेता है, क्योंकि सामान्यतः एजेंट होते कौन है, उन्हीं के अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं जिनको अपना टारगेट पूरा करना होता है। तो वो इस तरीके से सर ढूंढते हैं कि किन के सर पे बलाएं फोड़ी जाएं। अब अगर आप उनको एग्रीमेंट्स को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां आप ये भी साइन किए होते हैं कि आपने कभी सिगरेट नहीं पी, आपने कभी शराब नहीं खाई, आपने जो है आपके घर में किसी भी व्यक्ति को, आपके नियर डियर में कोई हार्ट का पेशेंट नहीं है, कोई डायबिटीज का पेशेंट नहीं है। ये सारी जगह पर आपने सिग्नेचर करके उस चीज को कह दिया कि मैं अपनी ओर से स्टेट करता हूं। सामान्यतः तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब वो व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है। अब मान लीजिए पॉलिसी 50 लाख की है, 1 करोड़ की है और व्यक्ति एक्सपायर कर गया, तो कोई भी बीमा कंपनी हो इतनी आसानी से वो भुगतान नहीं करती। प्रीमियम बड़ी आसानी से लेती है, लेकिन भुगतान करते समय वो क्या करेंगे, इस बात में अपने इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, अपनी इंक्वायरी करवाते हैं। अब मान लीजिए कि एक खाने पीने वाला आदमी है जो ड्रिंक भी करते हैं और वो आदमी एक्सपायर हो गया, उसकी 1 करोड़ की पॉलिसी है। अब जब सर्वेयर और दूसरे लोग वहां इंक्वायरी करने पहुंचे, उन किससे भी इंक्वायरी की जाएगी, उसके रिलेटिव से बात करेंगे, उनके मित्रों से बात करेंगे। और जब उनके मित्रों से पूछा गया कि एक्स के बारे में कुछ बताएं, क्या 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 उनकी लाइफ स्टाइल थी, तो उनके मित्र क्या बताएंगे, बड़ा रईस आदमी था, हर दूसरे दिन पार्टी होती थी। अब पार्टी में क्या होता था उन्होंने विस्तार से बताया। कभी कभी हमारे मित्र लोग जब तारीफ करते हैं तो उनको लगता है कि भला कर रहे हैं, वास्तव में वो भला नहीं कर रहे होते, वो कुछ ज्यादा ही भला कर चुके होते हैं। अब वहां से रिपोर्ट दी जाती है। अब देखिए जो आप एग्रीमेंट साइन किए वो आपके गले की किस तरह से फांस बनती है। अब वहां से रिपोर्ट आती है कि नहीं साहब, इन्होंने तो जो एग्रीमेंट में कहा था कि ये शराब नहीं पीते हैं, ये सरासर झूठ है और ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इनकी ओर से दी गई। अब वहां पर बीमा कंपनी क्या करती है, या तो उस पेमेंट को रोक देती है या उस पेमेंट में बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन काटने की तैयारी कर लेती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब जब आप बिल्डर के यहां ये लोग पहुंचे, फ्लैट्स बुक कराए, तो बिल्डर ने पहले से छपा छपाया जो है एग्रीमेंट इनके सामने रख दिया। अब कोर्ट के सामने ये बात उठी कि क्या वो एग्रीमेंट, क्या कोर्ट्स उस एग्रीमेंट का वैसा ही इंटरप्रिटेशन करने के लिए बाउंड है, क्या उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा या पार्टीज की फुटिंग को देखते हुए इंटरप्रिटेशन किए जाएंगे। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं इसको वन साइडेड एग्रीमेंट कहा जाना चाहिए। इसमें दूसरी जो पार्टी है, जो प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर्स हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। वो अगर चाह भी जाएं तो उस छपे छपाए जो पहले से प्रेस्क्राइब फॉर्म्स हैं उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जितने एग्रीमेंट्स हैं इनको हम वन साइडेड एग्रीमेंट्स मान के इंटरप्रेट करेंगे। इसका मतलब ये कि जितना कंपनसेशन देने के लिए बिल्डर ने वहां लिखा हुआ है, न्यायालय सिर्फ वही अमाउंट कंपनसेशन में देने में सक्षम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पॉजिटिव आंसर आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप चाहे जो कुछ भी लिख लीजिए, जब मुकदमा हमारे दरवाजे पहुंचेगा तो हम इक्विटी जस्ट गुड कंसेंस को आधार में रख करके न्याय कैसे होगा इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके किए हुए किसी भी एग्रीमेंट को हम उस नजर से देखते हुए अपना फैसला देंगे। तो पहला जो है प्रश्न कि क्या बिल्डर ने, डेवलपर ने एक बार आपसे एग्रीमेंट कर लिया तो आपके हाथ हमेशा के लिए कट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कहा कि ऐसा नहीं है।
इन एग्रीमेंट्स को वन साइडेड एग्रीमेंट्स के रूप में देखा जाएगा। अब दूसरा प्रश्न जो यहां पर उठा कि यहां डीएलएफ ने फ्लैट्स की डिलीवरी में भयानक डिले किया, और इस प्रश्न यह उठा कि क्या ये जो डिलीवरी में डिले किया जा रहा है इसे डिफिशियंसी इन सर्विस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर अफर्मेटिव दिया, और नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम ने जो अपना निर्णय दिया था कि यह डिफिशियंसी नहीं है, उसको उन्होंने खारिज किया और कहा कि एक व्यक्ति एक फ्लैट नहीं खरीदता है, एक व्यक्ति सिर्फ एक फ्लैट, एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है, वो वास्तव में ये जितने डेवलपर्स हैं ये सपने बेच रहे होते हैं। ये उसको एक सपना बेचते हैं अपना घर का, जिसके साथ वो लाखों करोड़ों सपने सजाता है, और जब उसमें डीले किया जाता है तो वो व्यक्ति जिसके साथ डीले होता है उसको कई लेवल पे नुकसान हो रहा होता है। एक तरफ तो वो ईएमआई के किस्त भरता है, दूसरी तरफ जब तक आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं देते हैं तब तक वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी किराए के घर में रखता है। तो वो एक तरफ किराए का भुगतान करता है, दूसरी तरफ ईएमआई का भुगतान करता है, और तीसरी तरफ एक मेंटल प्रेशर अपने ऊपर लेके रहता है कि अभी भी उसे फ्लैट का भुगतान, फ्लैट के पोजेशन का डिलीवरी नहीं की गई। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये लिखा कि अगर डिले किया जा रहा है, वादा किसने किया है? वादा किया है बिल्डर और डेवलपर ने। भाई बिल्डर और डेवलपर अगर घर बनाने चले हैं, 800 यूनिट बना रहे हैं, 1200 यूनिट बना रहे हैं, वो हाइट्स को खड़ा कर रहे हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो उनको तो ये अच्छे से पता है कि आखिर ये यूनिट्स कितने दिनों में बनके तैयार होंगी। और सिर्फ इसमें अपने एग्रीमेंट्स में ये लिख के दे देना कि किसी और कारणों से जो उनके कंट्रोल में नहीं है, अगर उन्हें विलंब होगा तो उस विलंब के लिए वो लायबल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीधे सीधे ऐसे कारण न दिखाई दें तो हम ये मान के चलेंगे कि जो डिले आपने किया है पोजीशन की डिलीवरी में उसे निग्लिजेंस माना जाएगा, उसे हम डिफिशियंसी इन सर्विस मानेंगे कि आपने अपनी सेवा देने में आपने डिफिशियंट थे, आपकी ओर से डिफिशियंसी की गई है, और प्रोस्पेक्टिव फ्लैट्स ओनर को कंपनसेशन का राइट बनता है। यह दूसरे प्रश्न का जवाब हुआ। अब तीसरा प्रश्न यहां पर उठा कि क्या कंपनसेशन जो कि प्रोस्पेक्टिव है फ्लैट्स ओनर को मिलेगा, क्या वो सिर्फ उतना ही होगा जितना डेवलपर और प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर्स के बीच में एग्रीमेंट में लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट्स वन साइडेड हैं, वहां दूसरी पार्टी को करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जो आपने कंपनसेशन का अमाउंट 2 रुपए स्क्वायर फीट, 3 रुपए स्क्वायर फीट, 5 रुपए स्क्वायर फीट या 10 रुपए स्क्वायर फीट रखा है, जबकि जो आप फ्लैट बेच रहे हैं उसमें जो स्क्वायर फीट आप रखते हैं वो 2200 रुपए से लेकर के न जाने कहां तक जाता है। तो ये जो आप कंपनसेशन अपनी ओर से दे रहे हैं ये कंपनसेशन नहीं है, ये तो एक तरीके से उस आदमी के साथ किया जाने वाला मजाक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि कंपनसेशन आपके किए, आप जो चीज तय कर देंगे अपने एग्रीमेंट में, कोर्ट्स उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। कोर्ट्स बाकी चीजों के हिसाब से ये देखेंगे कि कंपनसेशन कितना होगा। अब प्रश्न यहां यह भी उठा कि क्या जो सुविधाओं का वादा किया गया, कहा गया कि स्विमिंग पूल देंगे, कहा गया कि जो है टेनिस के लिए कोर्ट देंगे, जिम्नेजियम देंगे, स्कूल देंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देंगे, इसमें से अगर कुछ भी न दिया जाए, यहां भी नहीं दिया गया, इस मुकदमे में भी जो डेवलपर है उन्होंने नहीं दिया, और बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि अगर हमने नहीं भी दिया तो कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि जो लोग यहां रहने के लिए आए हैं वो अगल बगल में डीएलएफ का ही दूसरा जो हाइट्स डेवलप हो रही है वहां ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और ये लोग वहां जाकर उसका जो है फायदा लेते हैं, वहां वो कंज्यूम कर रहे हैं उन सर्विसेज को। मतलब एक तरफ आपने जो वादा किया वो आपने पूरा नहीं किया, ऊपर से आप बेहाई भी दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर हमने नहीं भी किया तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमने एग्रीमेंट में पहले ही लिख रखा था कि अगर ऐसी सुविधाएं न भी मिल पाए तो ये प्रोस्पेक्टिव है जो फ्लैट्स ओनर हैं ये अलग से कंपनसेशन नहीं क्लेम कर पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सुविधाएं, कोई भी आदमी जब फ्लैट खरीदता है तो उसमें ये सबसे पहले उस फ्लैट की कीमत इन बातों पे डिपेंड करती है कि वहां कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, वहां पर कितनी दूर पे मार्केट है, कितनी दूर पर स्कूल है, कितनी दूर पे हॉस्पिटल है, कितनी दूर पे जिम्नेजियम है, क्या क्या फैसिलिटी उसकी उस विसिनिटी में अवेलेबल है। इन सारी चीजों के आधार पर ही फैसला लेने के बाद व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर आप ये सुविधाएं ही नहीं दे रहे हैं तो फिर निश्चित है कि जो अमाउंट आप डिमांड कर रहे हैं उस अमाउंट के हिसाब से उस इन्वेस्टमेंट पर कोई भी प्रॉफिट एक्रू करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहां कोर्ट्स ने कहा कि अगर आपने जो भी वादे किए हैं, वादे ये लोग बड़े बड़े करते हैं, वादे तो ऐसे करते हैं कि भाई साहब चांद तारे उतार के रख देंगे आपके फ्लैट में, लेकिन जब लेने जाइए तो समझ में आता है कि हकीकत क्या है। आधी हकीकत आधा फसाना नजर आता है। तो यहां कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन को जब फिक्स करेंगे तो हम इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे कि क्या जो सुविधाएं देने का वादा किया गया था वो पूरी की गई या नहीं की गई, और अगर वो पूरी नहीं की गई हैं तो कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ेगा। पहले में उन्होंने कहा कि जो आपने फिक्स किया है वो मानने के लिए हम बाउंड नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर सुविधाएं नहीं मिली हैं प्रोस्पेक्टिव फ्लैट्स ओनर को, तब वहां पर कंपनसेशन का अमाउंट फिक्स करते समय न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगी कि आखिर उन फैसिलिटीज के होने नहीं होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा उस फ्लैट के प्रोस्पेक्टिव वैल्यू पर। अब न्यायालय के सामने इस मुकदमे में एक और प्रश्न था। होता क्या है कि जनरली ये बिल्डर और ये डेवलपर जो प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर होते हैं उनसे टैक्स के नाम पर भी पैसा कलेक्ट कर चुके होते हैं, और टैक्स कलेक्शन के बाद ये सरकार को जो टैक्स जमा करना होता है उसको ये एकदम जहां तक डीले हो सकता है वहां तक ये डीले करते हैं। ये सामान्य सी परिपाटी, जिसके कारण इनके ऊपर पेनाल्टी लगती है। अब जब पेनाल्टी लगती है तो ये क्या करते हैं, ये हिसाबों में हेर फेर करके उस पेनाल्टी को भी पास कर देते हैं प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर्स तक, उनको भी उसमें शरीक कर लेते हैं। इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। इस केस में जो पेनाल्टी लगी थी वो डीएलएफ ने प्रोस्पेक्टिव फ्लैट्स ओनर को ट्रांसफर नहीं की थी, लेकिन सामान्यतः यह होता। तो इस प्रश्न का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि अगर कोई पेनाल्टी डेवलपर और बिल्डर की गलती के कारण लगता है तब उसमें किसी भी तरीके का वो जो आप पेनाल्टी भुगतान कर रहे हैं वो प्रोस्पेक्टिव फ्लैट्स ओनर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मान लीजिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, सर्किल रेट बढ़ गए हैं, बाकी रेट्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण टैक्स बढ़ के आ रहा है, तो अगर बिल्डर और डेवलपर बढ़ा हुआ टैक्स जमा कर रहे हैं तो वो बढ़ा हुआ टैक्स अमाउंट आप जो है प्रोस्पेक्टिव फ्लैट्स ओनर से ले सकते हैं। तो इस मुकदमे में अगर देखिए, इस मुकदमे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के रूप में, उनके प्रोटेक्टर के रूप में सामने आए और उन्होंने एग्रीमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये जितने भी एग्रीमेंट डेवलपर और बिल्डर्स के साथ हो रहे हैं ये एक तरीके से वन साइडेड एग्रीमेंट्स हैं, और यहां आप कुछ भी लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख करके अपनी लायबिलिटी से आप बच नहीं सकते। तो कंपनसेशन किस हिसाब पे फिक्स होंगे, इसके लिए सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए। और यहां पर हुआ क्या, अब देखिए जब कंज्यूमर कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे थे उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कुछ फ्लैट्स ओनर ने इसी डीएलएफ जो हाइट्स डेवलप हो रही थी, कुछ फ्लैट्स ओनर ने क्या किया कि डेवलपर्स के साथ अलग से एग्रीमेंट कर लिए कि हम सेटिस्फाई हैं, कौन इतने नाटक में जाए, और जो भी कंपनसेशन उन्होंने दिया उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि वो सेटिस्फाई हैं। कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स बेच दिए दूसरे लोगों को, जो खुद का सपना था वो दूसरों को बेच करके वो निकल गए, अपना पैसा निकाल। लेकिन जो लोग बचे रह गए उनको सुप्रीम कोर्ट ने यहां डिसीजन में कहा कि जब तक आप फुल फ्लेज डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं दे रहे हैं
कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ जब तक आप जो है फ्लैट्स को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तब तक जितना पैसा उस व्यक्ति ने भुगतान आपको किया है, अगले 1 महीने के अंदर अगर आप ये डिलीवरी ऑफ पोजीशन दे रहे हैं तो 6% इंटरेस्ट के साथ आप पेनाल्टी देंगे, आप कंपनसेशन देंगे। और इस अमाउंट में जो अमाउंट आपने फिक्स किया है 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब पर, वो अमाउंट अलग से जोड़ी जाएगी। और अगर 1 महीने के बाद भी आप डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं दे पाते हैं, तब जान लीजिए जब भी आप डिलीवरी ऑफ पोजीशन देंगे उस समय तक आपने जो एग्रीमेंट जिस दिन बनाया है वहां से लेकर के जब आप डिलीवरी ऑफ पोजीशन देंगे उस समय तक 9% इंटरेस्ट के साथ आप कंपनसेशन देंगे। यह आदेश, यह निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन अगर लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है, जो रखता हूं, उसके आधार पर अगर देखें तो न्यायालय को यहां पर एग्जम्पलरी कंपनसेशन देने की ओर जाना चाहिए था, क्योंकि जो डेटा पूरे देश का अवेलेबल है वो यही है कि फ्लैट बुक कराने वाले चाहे दिल्ली में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे टीयर 3 सिटीज में हो, वो परेशान हैं डेवलपर और बिल्डर्स की इन वादा खिलाफियों से। तो अगर एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन, अगर आपने एग्जम्पलरी कंपनसेशन दिया होता, जैसा आपने क्लॉस माइकल बर्कर्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल के केस में दिया, जहां एक 5 सितारा होटल के स्विमिंग पूल में एक व्यक्ति जब छलांग लगाता है तो उसका सर नीचे स्विमिंग पूल के बेस पे लग जाता है और वो व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है। वहां पर एग्जम्पलरी कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि आप जिस लेवल की सुविधाएं देने का वादा करते हैं, जितना चार्ज करते हैं, कंपनसेशन भी उतना ही बड़ा हो। अगर उस तरह के एग्जम्पलरी कंपनसेशन को 1-2 मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बिल्डर और डेवलपर के खिलाफ लगा देती, या इस मुकदमे में जब मौका था वो लगा देते, तो डेवलपर और बिल्डर्स कम्युनिटी को ये क्लियर कट मैसेज चला जाता कि वादा वही करिए जो वादा आप निभा सकते हैं। केवल लोक लुभावन वादे करके एक व्यक्ति की जो हार्ड एंड मनी है, हार्ड एंड अर्न मनी है, इसके ऊपर जो डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसे रोकने में मदद मिलती है। और दूसरा, यहां पर वो लोग भी काबिले तारीफ हैं, उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए जो इस हद तक मुकदमे को लेकर गए। देखिए, कुछ लोग बीच से निकल भी गए, कुछ लोगों ने फ्लैट्स बेच भी दिए। तो अगर आपके साथ कहीं अन्याय हो भी रहा है, आवाज जरूर बुलंद कीजिए। ये फैसला ये एक किरण दिखाता है उम्मीद की कि न्यायालय खुले हैं और न्यायालय सिर्फ कानून का इंटरप्रिटेशन नहीं करते, बल्कि वो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। तो ये बेहतरीन फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन लोगों की मदद करते हुए जो लोग बिल्डर्स के, डेवलपर्स के वादा खिलाफी से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको मदद करेगा इस मुकदमे को समझने में और आप भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो पाएंगे। वीकेंड लेक्चर सीरीज में अगले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।